हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो मैग्नेटिज्म की अंडरस्टैंडिंग में हमारी हेल्प करती हैं और मैग्नेटिज्म को समझने में हमें काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग देती हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या टर्म्स हैं। तो सबसे पहली टर्म है यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो बच्चों, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? यानी एक ऐसा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के काम आए, उसको मैग्नेट बनाने के काम आए, उसमें मैग्नेट के गुण पैदा करने के काम आए। उस फील्ड को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल सकते हैं। यानी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड आपका किसी मैग्नेट की वजह से हो सकता है। आपको पता है जैसे मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, चाहे वो किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से हो सकता है, चाहे वो किसी सोलेनोइड की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो जिस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात कर रहे हैं वो सोलेनोइड की वजह से कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोलेनोइड है। जब इसको हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो करंट यहाँ पे फ्लो करने लगेगा और सोलेनोइड के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले सेक्शन में हम इसको स्टडी कर चुके हैं। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर इस सोलेनोइड के अंदर हम किसी मैग्नेटिक मटीरियल को रखेंगे, अगर इस सोलेनोइड के अंदर हम किसी भी मटेरियल को रखेंगे तो वो भी मैग्नेट बन जाता है। उसके अंदर भी मैग्नेट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाती हैं। क्योंकि जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट होती है वो भी इसको मैग्नेट बना देती हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जो फील्ड काम में आ रहा है उसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। इसको यहाँ पे मैंने बी नोट से रिप्रेजेंट किया है और ये होगा म्यू नोट एन आई के इक्वल। नेक्स्ट है बच्चों मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड विद मैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू कंडक्शन करंट एंड सरफेस मैग्नेटाइजिंग करंट यानी जो सोलेनोइड है उसके अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड की वजह से भी पैदा हो रहा है और उसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल रखा है उसकी वजह से भी पैदा हो रहा है। तो दोनों की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन काफ़ी कॉमन है स्टूडेंट्स हमारे लिए, इसको हम काफ़ी कई सारी तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट सेक्शन की तो हमने एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा जो फॉर्मूला पढ़ा था उसकी हेल्प से हमने मैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन किया था। आगे जाके हमने फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा जो फॉर्मूला है ये पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स का। यहाँ से भी हमने मैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन किया था। तो विद द हेल्प ऑफ एनी फॉर्मूला हम मैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। बट मैग्नेट जब बात मैग्नेटिज्म की हो रही है, यहाँ पे जो सेकंड केस का मैग्नेटिज्म है हमारा, तो उस केस में यहाँ पे अगर आप कोई सोलिनोइड कंसीडर करते हैं तो सोलिनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो तो हम देख ही चुके हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई होगा। बट अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पे रखते हैं तो बच्चों ऐसा समझा जाता है कि इस मैग्नेटिक मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल मोशन की वजह से यहाँ पे एक करंट कंसिडर किया जाता है इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, जिसको हम सरफेस मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं और जिसको हम आई एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों दो फील्ड आपके पैदा हो जाएंगे, दो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगे। एक तो आपका सोलेनोइड की वजह से, दूसरा हमारा इस मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से। तो जो सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा पैदा होता है वो बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई होगा और जो मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से होगा वो बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई एम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका उसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन बी जो है वो होगा बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई प्लस म्यू नोट एन आई एम। म्यू नोट एन यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो आई प्लस आई एम आपका रह जाएगा और आई एम है हमारा सरफेस मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ मटेरियल। मैं आपको वापस से फिर से बता देता हूँ, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल में ऑर्बिटल मोशन की वजह से द और वी कैन डिफाइन द इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स assumed over surface of magnetic material is called surface magnetizing current। यानी यानी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में घूम रहे होते हैं उनकी वजह से जो यहाँ पे करंट पैदा होगा उसको हम सरफेस मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं।
और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जिसको हम B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई एम से शो करते हैं। तो टोटल जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी आपकी वो B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई प्लस आई एम के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, तो ये H के इक्वल होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, यानी विद द हेल्प ऑफ, जो फर्स्ट डेफिनेशन थी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, यानी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट सोलेनोइड, आप कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हो, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी तो हमें पता ही होती है, दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया के अंदर से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन आपकी पास आउट कर रही हैं, वही आपकी इंटेंसिटी होती है। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इसकी इंटेंसिटी को डिसाइड कौन करता है, तो यहाँ पे जैसा आपको पता है कि मेरे पास जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है बी नोट, वो म्यू नोट एन आई के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स म्यू नोट आपकी मैग्नेटिक प्रीमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, म्यू नोट आपकी मैग्नेटिक प्रीमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और आई आपका कंडक्शन करंट है जो इस सोलेनोइड में आपका फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई जो है वो आपकी इंटेंसिटी को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई का प्रोडक्ट हो जाएंगी, जिसको हम एच से शो करते हैं। तो एच जो होगा हमारा वो एन आई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से बच्चों एच जो है वो एन आई के इक्वल हो जाएगा। तो बी नोट जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, म्यू नोट एन आई के इक्वल है, तो यहाँ से एन आई एच के इक्वल हो जाएगा, और एच की वैल्यू बी नोट अपॉन म्यू नोट के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जैसे हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्टडी किया, उसी तरह से ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो क्वांटिटी है स्टूडेंट्स जो ये डिसाइड करती है कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो चुका है। वैसे हम इसकी जो डिटेल है वो आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए हमें जो थ्योरीज हैं हमारी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है, डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म है, ये सारी स्टडी करनी पड़ती हैं, जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, यानी कोई मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, द टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट है आपका, वो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाएगी। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट किस तरह से हम डिसाइड करेंगे बच्चों, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे पास कोई भी जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम छोटे छोटे डाइपोल की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। इस तरह से ये हमारे डाइपोल होते हैं, और विदाउट अप्लाइंग एनी यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डाइपोल होते हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, और यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर बात करें तो वो जीरो के इक्वल होता है हमारा। बट जैसे हम इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको अपनी डायरेक्शन में ही अलाइन कर देता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती। तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तभी तो ये जो डाइपोल है वो आपके अपने आप को अलाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस वजह से आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड हम ये चेक करते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका जनरेट हुआ है, वही आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी। यानी दो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने अप्लाई किए हैं और एक में डाइपोल मोमेंट कम आ रहा है, दूसरे केस में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगी वो सेकंड केस की ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो m है इसको डिफाइन करते हैं, m इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो यहाँ पे बच्चों ये m की जगह एम अपॉन वी आएगा, एन एम अपॉन वी। यानी देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफ़ n आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम इन अ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कोई मैग्नेटिक मटेरियल आपके पास है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल कितने हैं, यानी डाइपोल कितने हैं हमारे, सो टोटल डाइपोल विल बी इक्वल टू एन एम। और एक का डाइपोल मोमेंट अगर हम स्मॉल m लेके चलें, तो टोटल नंबर ऑफ
एटम या मॉलिक्यूल n है तो टोटल डायपोल मोमेंट nm हो जाएगा और उसको हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हमारा बच्चों निकल के आ जाएगा, जो कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी यहाँ पे। तो आइए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो n यहाँ पे ये नंबर ऑफ एटम हो गए, m जो डायपोल मोमेंट होगा हमारा वो आई एम इंटू ए के इक्वल होगा। यानी डायपोल मोमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डायपोल मोमेंट जो होगा वो करंट इंटू एरिया के इक्वल होता है। तो करंट यहाँ पे जो होगा वो आपका सरफेस मैग्नेटाइजिंग करंट होगा आई एम, और ये इंटू ए यहाँ पे आ जाएगा। नीचे वॉल्यूम जो है, अगर आपने सिलेंड्रिकल कोई मैग्नेटिक मटेरियल लिया है सिलेंड्रिकल शेप का, तो उसका जो वॉल्यूम है वो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ से हमें मिलेगा एन आई एम अपॉन एल। उसके बाद जो आपके पास कैपिटल एन होता है, कैपिटल एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू हम रख देंगे, जहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, और एम जो होता है वो एन आई एम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल एम होगा बच्चों वो एन आई एम आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको हम जाई एम से, ये जाई का सिंबल है बच्चों, जाई जेड आई, जाई का ये सिंबल होता है। इस तरह से एक्स भी बना के लिख सकते हो या थोड़ा सा इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जाई एम जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। ये है क्या? इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी आपकी ये एक तरह से हमारी ये जो m है वो हमारी इनपुट होती है और ये हमारी आउटपुट होती है। m जो है हमारी आउटपुट होती है, सॉरी, और ये जो h है हमारी इनपुट होती है। यानी आपने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, उसकी इंटेंसिटी h होती है। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आएगा, अब जितना मैग्नेटिज्म आएगा उसको डिसाइड करता है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सॉरी एम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेशो होगी एम बाई एच की, इसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। कैसे आएगी? जैसा हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है कि जो B है वो म्यू नोट एन आई प्लस म्यू नोट एन आई एम के इक्वल होता है। यहाँ से म्यू नोट आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये अंदर बचेगा एन आई प्लस एन आई एम। अब एन आई जो है बच्चों वो एच के इक्वल होता है और एन आई एम जो है वो एम के इक्वल होता है। तो यहाँ से और B जो है हमारा वो म्यू एच के इक्वल आएगा। B नोट जो है वो म्यू नोट एच होगा और B जो है वो म्यू एच होगा। तो B म्यू एच के इक्वल आएगा। तो यहाँ से म्यू बाई म्यू नोट एच प्लस एम बाई एच आ जाएगा। और म्यू बाई म्यू नोट यानी जो ये रेशो है ये आपकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के इक्वल होती है, म्यू आर के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ से 1 प्लस एम बाई एच आ जाएगा। और एम बाई एच हम डिस्कस अभी हमने किया है, ये जाई एम के इक्वल होता है। तो बच्चों जो म्यू आर है वो 1 प्लस जाई एम के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने डिस्कस की हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि मैग्नेटिज्म की अंडरस्टैंडिंग में हमारी काफ़ी सारी हेल्प करती हैं। अब इन्हीं टर्म्स के बेस पे आगे हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। थैंक यू।